रायपुर में सीएम बघेल ने पत्रकारों से की चर्चा। पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछे कई सवाल और धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर बोला हमला। प्रदेश के किसानों को ठगने का लगाया आरोप। बिलासपुर पहुंचकर की प्रेस वार्ता। बिलासपुर में लापरवाही के कारण धराशायी हुआ मकान। पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जाना पीड़ित का हाल। उज्जैन में निकाली गई महाकाल के सावन की पहली सवारी और नगर भ्रमण पर निकले महाकाल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पालकी को कंधा देकर किया रवाना। और बिलासपुर में छात्र संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और महाविद्यालय खेल मैदान को वापस दिलाने की मांग और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बालोद जिला के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह से कई सवाल पूछा और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम धान खरीदी कर रहे हैं और उसका श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने बहुत झूठ बोल दिया है। और वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब ईडी कार्रवाई करती है तो कितना संपत्ति जब्त किया इसकी खुलासा क्यों नहीं करती है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताया कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे। चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किया। 1 बार ठगाया, 2 बार ठगाया, 3 बार ठगाया। रायपुर में भूपेश बघेल ने बालोद जिले के गांव वर्धा में माता विंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण किया और साथ ही माता विंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित अतिथियों ने भी पार्क में पौधारोपण भी किया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान माता विंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण और पार्क के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 से 50 लाख रुपए की घोषणा की। और इसी तरह से उन्होंने खरखरा नदी से मेन रोड टडेगा तक सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टडेगा के उन्नयन की घोषणा की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में बिलासपुर के बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भूपेश बघेल और उनके मंत्री छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के समय राज्य सरकार को इनके 52,500 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सत्ता के शपथ लेने के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने निजी या केंद्रीय बैंकों से कर्ज लिया है आज तक उनका कर्ज माफ नहीं किया गया है। ऐसे में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी लगातार
छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों को यहां के प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मामले में फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके मंत्री भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर में लगातार झूठा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। किसानों के विषय को लेकर के आज हम आपसे बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विधानसभा में इस प्रदेश के तात्कालिक खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया और विधानसभा के पटल पर रखा कि अभी तक मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने यहां के धान खरीदी के लिए 51,563 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया छत्तीसगढ़ को, और धान खरीदी में राज्य सरकार ने सिर्फ 11,148 करोड़ रुपया लगाया। अब 40,000 करोड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मंगला स्थित एक बिल्डिंग अचानक से धराशायी हो गई और वहीं नगर निगम मकान में आपको बता दें कि मालिक पर दोषारोपण का नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरे मसले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। और घटना के दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौका स्थल पर पहुंचे और व्यापारी विशाल गुप्ता से मुलाकात कर हाल जाना। इस दौरान अरुण साव ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही की बात कही और प्रदेश अध्यक्ष साव ने स्मार्ट सिटी के बारे में भी हो रहे दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का कड़ा अहितकार करते हुए बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही है और इसके बावजूद भी दोषारोपण व्यापारी पर ही किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी में पैसों का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं तो और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का दावा भी कर रहे हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है, कुछ और ही बयां कर रही है, जहां अपनी समस्याओं को लेकर गांव की महिलाएं गांव और घर से निकलकर अधिकारियों के पास सीधे पहुंच रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में हो रही गड़बड़ी और अपात्र लोगों को आवास देने और गरीब लोगों को आवास नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कई गांव की महिलाएं सरायपल्ली जनपद पंचायत पहुंची और महिलाओं का आरोप है कि वे सभी आवासहीन हैं और शासन की योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन भी किया है और लेकिन आज तक उन्हें आवास नहीं मिला है। और कुछ महिलाओं ने यह भी कहा है कि आवास के नाम पर सरपंच सचिवों के द्वारा 2-2 हजार रुपए की पैसे लिए गए हैं और लेकिन उसके बावजूद उनका आवास नहीं मिला है। कैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे जानेंगे? तो किसी को नहीं मिल रहा है? हाँ, किसी के क्या कहते हैं पैकिंग से नौकरी चाकरी हमन के मिलू छे और बाकी के नहीं मिल। तो नौकरी चाकरी वाले को कैसे मिल जा रहा है? हाँ, बना ढूंढ के खाली नहीं मिल रहा है। और पैकिंग में सरकारी नौकरी वाले को मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। तो आप लोग सचिव को नहीं बोले क्या? हाँ, सचिव को बोले हो कि नहीं बोले हो? नहीं बोले हम। क्या कहते सचिव? नहीं मिलवा कहूँ तो शिकायत करवा लगा शिशो? हाँ, हम लोग आवास के लिए आए हैं सर। इतने महीना है किसी को नहीं मिल रहा है आवास, इसलिए हम लोग आवास के लिए ही आए हैं। तो सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव बस लिस्ट दिखा देते हैं, अब मिलेगा कल मिलेगा बोलते हैं, कभी देते नहीं है और पैसा ले गए हैं 2-2 हजार पहले से मिलेगा बोल के, उतना दिन से दे भी नहीं रहे। कौन ले गया पैसा? पुराना सरपंच। सचिव भी था? हाँ, सचिव भी थे। तो आप क्या बोलते हैं? अब तो लोग हट गए हैं, नया सरपंच है तो नया सरपंच को तो हम लोग नहीं बोल। तो सचिव तो पुराना है ना? हाँ, सचिव पुराना है तो वही तो लिस्ट दिखाते हैं, आएगा बोलते हैं, तो कभी तो आया भी नहीं। तो आप लोग बोलते नहीं कि हम लोग पैसा भी दिए तुम लोगों को फिर क्यों नहीं दे रहे हो? बोलते हैं लेकिन तो ध्यान ही नहीं देते सर। वो लोग घर गिराए हम सर। आवास लगी नहीं मिला थे? नहीं। क्या बार नहीं मिला थे? 2-3 हजार सचिव सरपंच लेके खा दिन है और आज मिली काल मिली कहते और नहीं मिला थे। तो कहाँ पर पैसा ले रही है? आवास दे बर? हाँ, आवास दे बर। कौन ले रही? सचिव सरपंच। कतक पैसा दे हो? 2,000। तो आप कहाँ थे? आज मिली काल मिली कहते और नहीं मिला थे। हम लोग आवास के लिए आए हैं सर। क्या हो गया आवास? आवास नहीं मिल रहा है। 2-2 हजार रुपए हमारे गांव के महिलाओं से सरपंच ले गए और अभी तक से नहीं मिला है। तो सरपंच लिया कि सरपंच सचिव दोनों लिए हैं? सरपंच लिया है और सचिव भी लिया है। क्या बोलते हैं वो लोग?
नहीं मिलेगा करके बोलते हैं। कितने लोगों को नहीं मिल रहा है? बहुत जने हैं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आपकी शिकायत सही है, जो भी कर रहे हैं सही बात है। नहीं, इनका बोलना है कि कई बार आवेदन दिए, इनको आवास मिलेगा बोल के इनसे सरपंच सचिव पैसा भी ले गए थे और आवास नहीं मिला, तो आवास के लिए पैसा कब से लगा? उसको तो जानकारी करने के बाद ही बता पाएंगे हम लोग। तो आपको शिकायत की जानकारी है कि आवास के लिए पैसा लिया गया है? नहीं है, अभी मुखाग्र में है, लेकिन लिखित में कोई शिकायत नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि गांव में मितानीन है, उसको आवास मिला, एक नहीं 2 बार आवास मिला है। हाँ, मिल गया है अभी, तो क्या मिला है अभी, जो कि गलत है। तो आप गांव के प्रतिनिधि के रूप में है आप लोग, तो आप लोग इसमें कैसे कर रहे हैं? समाधान करते हैं, लेकिन फिर भी तो गाँव में गुटबाजी चलता है ना इसमें। नहीं, एक घर में 2 बार आवास कैसे मिल जा रहा है? चाहिए जो भी लिस्ट निकल रहा है पहले, वो लिस्ट के नाम से नहीं मिल रहा है, अभी दूसरा लिस्ट निकाल दिया है ये लोग। लगातार तो सरायपाली में ही हो रहा है और ये लोग का कहना है कि ये लोग पात्रता में है इनका नाम, लेकिन इन लोग को आवास नहीं मिल रहा है जो पात्रता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उन लोग को आवास मिल रहा है और गरीब परिवार को आवास नहीं मिल रहा है, यही आरोप है इन लोगों का। तो मैं यही कहूँगी शासन प्रशासन से मांग करती हूँ। खबर धमतरी से है, जहां रेत से भरी हाइवा ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण इस घटना से बेहद आक्रोशित है और उन्होंने मृतक का शव रखकर चक्का जाम भी किया। आपको बता दें कि साधना प्लस लगातार इस संबंध में खबरें दिखाता रहा है और लेकिन जिला प्रशासन ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब सवाल यह उठता है कि इस दुखद घटना का जिम्मेदार कौन है, अधिकारी या फिर जनता जिसे चुपचाप सब सहने की आदत पड़ चुकी है। बिलासपुर में जेपी वर्मा महाविद्यालय के खेल मैदान को वापस दिलाने की मांग को लेकर छात्र संघ के कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और काफी लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर एक बार फिर जेपी वर्मा महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महाविद्यालय के खेल मैदान को महाविद्यालय को दिलाने के लिए ज्ञापन दिया है और ताकि वहां पढ़ने लिखने वाले छात्रों के पास खेल मैदान हो। महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हित में फैसला नहीं लेते हैं तो आगे हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो जेपी वर्मा महाविद्यालय का खेल मैदान है उसके संबंध में हम लोग आए हुए हैं। जो उच्च न्यायालय में जो केस चल रहा था उसमें जो महाविद्यालय की तरफ से ट्रस्टी के द्वारा जो केस लड़ा जा रहा था वो हार गए, तो लगभग महाविद्यालय से जमीन जा चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उस शिक्षा मंत्री के द्वारा ना तो उच्च न्यायालय में ना उच्चतम न्यायालय में कोई भी अपील नहीं किया गया है। हमारा मांग है जिस प्रकार से रोड चौड़ीकरण में या डैम बनता है तो डुबान में किसानों की जो जमीन जाती है तो उसको अधिग्रहण करके उनको मुआवजा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ट्रस्टी से जमीन को अधिग्रहण करके महाविद्यालय को दोबारा जमीन वापस दी जाए ताकि खेल प्रेमी और हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उस खेल मैदान का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय में भी बिलासपुर का और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सके। बिलासपुर के निगम सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे से उठकर शहर को साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव करके शहर के बाहर स्थित अटल आवास में शिफ्ट किया गया है और इस क्षेत्र में हॉस्पिटल, स्कूल आदि की व्यवस्था नहीं है और कृषि भूमि होने के कारण जहरीले जीव जंतु निकलते हैं और सुविधाएं न होने से कई घटनाएं हो चुकी है और ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के नाम से शहर के बीचों बीच आवास देने की मांग की गई है। इसलिए आए कलेक्टर साहब से मांग करने कि हमको बहतराई में नहीं रहना चाहते। हमारे वहाँ सब चीज की परेशानी है, हमारे बाल बच्चे की भविष्य बिगड़ रही, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग नौकरी चाकरी में सुबह 4 बजे से निकलते हैं, समय में नहीं पहुंचने पर नांगा लगता है, आधी पेमेंट ऐसी कट जाती है। और हमारा ये कहना है कि हमको भी शहर में हमारा आवास दिया जाए, सफाई कर्मचारी के नाम से हमारा भी अटल आवास बना चाहना है और हमको ये चाहते हैं कि हमारे समाज का ही अटल आवास बना के दिया जाए।
शासन प्रशासन से यही मांग है। हम लोग बहुत परेशानी में, बहुत दुख तकलीफ में, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे परेशानी में हो रहे, सांप बिच्छू हर चीज कर रहे। समस्या यही है कि हमको शहर में दिया जाए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि सफाई कर्मचारी के साथ शोषण क्यों हुआ जा रहा है। आपको बता दें, बिलासपुर के निगम सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे से उठकर शहर को साफ सुथरा करते हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किए जा रहे हैं और शहर के बाहर स्थित अटल आवास में शिफ्ट किया गया है। खबर बरवानी से है, जहां शासकीय विद्यालय के उन्नयन को लेकर जन आंदोलन और भूख हड़ताल शुरू हो गई है और जिसमें कार्मिक रूप से भूख हड़ताल पर 5 लोग बैठे हैं और वहीं लोगों के द्वारा विद्यालय के उन्नयन की मांग एक सुर में की जा रही है। और बता दें कि ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से शासकीय विद्यालय में हायर सेकेंडरी की मांग की जा रही थी, जिसमें 5 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। वहीं वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने धरनास्थल पर पहुंचकर सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देकर धरने को स्थगित करने पर जोर दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और ग्रामीणों ने कहा है कि हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकाली गई और आपको बता दें कि सावन महीने में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकालने वाले जाने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और इसी परंपरा के चलते सावन के पहले सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई और शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल और एसपी सचिन शर्मा ने वहीं बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कंधा देकर नगर में भ्रमण करवाया। और आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़े द्वारा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद राज चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले और वहीं श्रद्धालुओं राजा का भव्य स्वागत किया। प्रदेश में कमजोर वर्गों के साथ बढ़ते हिंसक घटनाओं से आक्रोशित सागर क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में मकरोनिया की सड़कों पर हाथों में झाड़ू लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं के इस जुलूस में सीएम शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया। महिलाओं ने कहा है कि दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के विरोधी बीजेपी और शिवराज सरकार में इन वर्गों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी कर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेत्री रेखा चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के अपराधी तत्व हावी है और प्रदेश पूरी तरह से अराजकता के गिरफ्त में है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इन स्थितियों को रोक पाने में विफल हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 18 सालों से हरिजन, दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों सीधी में जो घटना घटी, शिवपुरी में जो घटना घटी, गुना में जो घटना घटी, उससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि अब शिवराज मम्मा को यहाँ से भगाना है और इनकी अति निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से गरीब, आमजन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार निरंतर बढ़े हैं। पूरे देश में अव्वल 1 मध्य प्रदेश है और यहाँ तक स्थिति यह बिगड़ गई और लोगों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि लोग सिर के ऊपर से पेशाब कर रहे हैं और शिवपुरी में मेला खिलाया जा रहा है। ये क्या, ये सरकार है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सरकार बेलगाम है, इनको अब नैतिकता तो बची नहीं है, तो जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए। और जनता के बीच अब इनको हम लोग कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, इनका जो सच्ची तस्वीर जो आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की, उस तस्वीर को लोगों के सामने दिखा रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सीधी जिले में हमारे
प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद व्यक्ति के ऊपर भाजपा के जो प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि द्वारा पेशाब की गई है, उसके संबंध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला दहन किया है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने पहल दौड़ा के माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शिवराज सिंह ने जो माफी मांगी है, पहले अपने कार्यकर्ताओं से पेशाब करवाई, उसके बाद में ये जो खेल उन्होंने किया है चुनाव के प्रति नाटक नौटंकी, उसके विरोध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला। खबर सागर से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संत रविदास वार्ड का बामनखेड़ी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बता दें कि यहां लगभग 150 से 200 लोग निवास करते हैं और जिन्हें मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहां रहने वाले लोगों के मुताबिक न तो उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सका है और न ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का लाभ मिल सका है। सड़कों के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन इनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं वार्डवासियों ने बीजेपी पार्षद रानी चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये केवल वोट मांगने आई थी और उसके बाद से आज तक इनको कभी वार्ड में नहीं देखा गया है। वहीं मामले को लेकर रहवासियों ने वहीं खासा आक्रोश नजर आया है और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट न देकर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सड़क भी नहीं है, बच्चे ऐसे खचना में जाते हैं। वो देखो, आप ही देख रहे हैं और कैसी रास्ता है। नहीं, ये कौन सा बामनखेड़ी इलाका है और हम लोग को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं हम लोग की। नहीं, तो ये रोड कब से डली है ऐसी? अब वो तो हम लोग हम तो 20 साल के हो गए, अभी तक बनी नहीं है। अभी के रिकॉर्ड में मिट्टी तक नहीं डली है। नहीं, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सड़क बने। तो ये है कि जब से हम पैदा हुए, जब से तो यही दिक्कत है, ना सड़क बन रही है, ना हमारे यहाँ शौचालय है और बस यहाँ ना कोई पार्षद आते हैं, ना सांसद आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं। नहीं, तो ये जो पार्षद की आप बात कर रहे हैं, ये कौन है पार्षद आपके यहाँ का? ये रानी चौधरी है हमारे। नहीं, तो ये कब आई हैं आपके पास में? बस वोट लेने आई थी, जब से हमने मुंह भी नहीं दिखाया हमारे यहाँ। नहीं, तो अभी ये चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव इस तरह आने वाला है, तो इस बार क्या स्थिति बनेगी? हम लोग तो कोई भी वोट देने नहीं आएंगे यहाँ से। एक चीज और, एक समस्या और आ रही है आपके यहाँ पर शौच करने के लिए। ये शौचालय बने हुए हैं, क्या कारण है कि शौचालय आपके कंप्लीट नहीं है? बस एक दिन आए थे बनाने के लिए, तो बस पैसे ले गए और आधी सी दवाल खड़ी करके और बस चले गए। बात नहीं है भैया, न यहाँ पर रोड है, न शौचालय है, न कोई हमारी योजनाओं का लाभ है। नहीं, यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण में आता है कि शहर में आता है? शहर में आता है। नहीं, तो यहाँ की पार्षद कौन है? यहाँ की रानी चौधरी है। नहीं, तो आपने उनको बताया कि यहाँ पर उनको बताया, जब वोट लेने आई थी तो सब सुविधा बताई। हमारे इतनी परेशान हुई कि मैं क्या बताऊँ। पहले बोली में कि हमें इसीलिए मैं खड़ी हूँ कि यहाँ का विकास हो जाए। मैं यहाँ की जरूर सुनूंगा, मैं एक वकील हूँ पेशे से, मैं यहाँ का काम करवाऊंगा, सब करूंगा। नहीं, तो आप कितना समय हो गया इनको चुनाव जीते हुए? इनको मतलब जितना 2 साल हो गए इनको। हाँ, साल भर उन्हें को आया है। हाँ, जीतने इसलिए वोट लेने आई थी, जब से हमारे यहाँ नहीं आई। पैसा भी देते हमारे 1300 रुपए, कोई रसीद नहीं दी और लेटर में बनाई थी, उन्हें सीट तक नहीं करती हमारे में। तो नहीं, तो ये जो शौचालय बनाए थे, किसने बनाए थे? नगर निगम द्वारा। हाँ, कितने समय पहले बनवाए थे? हो गई 4-5 साल। अच्छा, 5 साल से शौचालय बनाए गए हैं आपके थे। अभी शौचालय में शौच करने जाती हैं? नहीं। कहाँ जाती फिर? ना तो कोई रास्ता है और ना कुछ है। यही क्या, देखो कीचड़ मचा हुआ है। यहाँ से थोड़ी आगे जाके नदी लगी है, तो बरसात का समय चल रहा है, वहाँ जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। ना कोई पुल है ना कुछ है, क्योंकि नदी आ जाती है और कीचड़ के कारण निकल नहीं पाते। बच्चे स्कूल जाने में भी परेशान होते हैं। आगे चल के ग्रामीण बाढ़ लगता है, बमोरी रेकवा में चला जाता है, आधा मावनी उसमें चला जाता है। नहीं, अभी आप कहाँ रहते हैं? नगर निगम की सीमा में रहते हैं कि नगर निगम के बाहर की सीमा में रहते हैं? नहीं, तो अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो इसमें आपने किसको वोट दी थी? कौन है पार्षद यहाँ की? पार्षद रानी चौधरी है। हमारे यहाँ कोई सड़क भी नहीं है, बच्चे ऐसे खचना में जाते हैं। वो देखो, आप ही देख रहे हैं और कैसी रास्ता है। नहीं, ये कौन सा? बामनखेड़ी इलाका है और हम लोग को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं हम लोग की। नहीं, तो ये रोड कब से डली है ऐसी? वो तो हम लोग हम तो 20 साल के हो गए, अभी तक बनी नहीं है। अभी के रिकॉर्ड में मिट्टी तक नहीं डली है। नहीं, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सड़क बने। तो ये है कि जब से हम पैदा हुए, जब से तो यही दिक्कत है, ना सड़क बन रही है, ना हमारे यहाँ शौचालय है और बस यहाँ ना कोई पार्षद
पार्षद आते हैं न सांसद आते हैं, बस वोट लेके चले जाते हैं। नहीं तो ये जो पार्षद की आप बात कर रहे हैं, ये कौन है पार्षद आपके यहाँ का? ये रानी चौधरी है हमारे। नहीं तो ये कब आई हैं आपके पास में? बस वोट लेने आई थी, जब से हमने मुंह भी नहीं दिखाया हमारे यहाँ। नहीं तो अभी ये चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव इस तरह आने वाला है, तो इस बार क्या स्थिति बनेगी? हम लोग तो कोई भी वोट देने नहीं जाएंगे यहाँ से। एक चीज और एक समस्या और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।